वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग, माय सेल्फ प्रवीण पांडे। तो इसके पहले हम लोग ने यहाँ पर क्या डिस्कस कर रखा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द इंडक्टेंस। ठीक है, वो सारी चीजें हमें हमारी वहां पर जो है क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर और इंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस। अब हम लोग जो है कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटेंस जो होता है उसको बेसिकली हम लोग कैसे शो करते हैं। हमारा कैपेसिटर का जो है इस तरह से आपने जो है देखा होगा कि कैपेसिटर को हम लोग जो है शो इस तरह से करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर्स एनर्जी। ठीक है, ये आपका क्या क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ द इंडक्टर, आपको मैंने बताया था कि इंडक्टर आपकी एनर्जी स्टोर करता है इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेम एज इट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से द कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही आप यहां पर किसी भी कैपेसिटर को सोर्स से कनेक्ट करेंगे, अगर आप वोल्टेज सोर्स से इसको आप जो है कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स करंट आपकी जो फ्लो होगी, कैपेसिटर आपका जो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज होगा तो बेसिकली क्या होगा, वो आपका जो है क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। तो उससे आपका कैपेसिटर जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी यहां पर कैपेसिटर के अंदर जो भी चार्ज आता है, that is directly proportional to the applied voltage। ठीक है ना, that is directly proportional to the applied voltage। मतलब क्या है, कैपेसिटर के अंदर कितना भी चार्ज आएगा वो आपका डिपेंड किस पे करता है कि आपने वोल्टेज को कितना सप्लाई किया है। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा वहां पर उतना ज्यादा वोल्टेज से वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर मैंने जो है डीसी दिया है, डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। सप्लाई आपकी जो है डीसी भी हो सकती है और एसी भी हो सकती है। अगर डीसी सप्लाई होगी तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होंगे कि आपकी जो है पॉजिटिव आपके चार्जेस इस पे होंगे, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। ये चार्जेस जाकर के कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव वाले एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, सेम एज इट इज नेगेटिव वाले इस वाले प्लेट पे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप वो यहां पर देख सकते हैं, वो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर जो चार्ज आ गया है, तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, एक तरह से ये चार्ज कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, ये चार्ज कैपेसिटर हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने सेम टू सेम पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जितने यहां पर नेगेटिव चार्ज हैं सेम टू सेम यहां पर भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इट मींस दैट द कैपेसिटर इज चार्ज विद द सेम वोल्टेज सप्लाइड। जितना वोल्टेज यहां पर है उतना ही वोल्टेज यहां पर भी हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर कैपेसिटर V वोल्टेज से चार्ज हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो V वोल्टेज है यहां पर भी और V वोल्टेज यहां पर भी, तो क्या अब आपकी करंट फ्लो होगी? नहीं सर, अब करंट नहीं फ्लो होगी, बिकॉज द करंट ऑलवेज फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो और द पोटेंशियल इज सेम, द करंट विल नॉट फ्लो। बात क्लियर है? मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहां का वोल्टेज अगर सेम होगा तो यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल इज सेम। अगर पोटेंशियल से वो यहां पर सेम रहेगा तो यहां पर करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो ये तो मैंने यहां पर क्या लिया, डीसी सोर्स लिया है। अगर मैं यहां पर एसी सोर्स लेता तो यहां पर देखिए जो है क्या होता, अगर यहां पर आपके पास सोर्स एसी है, अगर यहां पर सोर्स आपके पास एसी होता तो एसी की आपकी पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों ही आती। तो जैसे ही आपकी जो पॉजिटिव साइकिल आएगी तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जब यहां पर नेगेटिव साइकिल आएगी और नेगेटिव यहां पर एक्यूमुलेट होंगे, और जब यहां पर नेगेटिव साइकिल आएगी तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव वाले जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहां पर नेगेटिव वाले जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो बेसिकली अब क्या वो चार्ज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि ओवरऑल चार्ज विल बिकम जीरो। दैट्स वाई, जो टर्म बोला बहुत ध्यान से मुझेगा, दैट्स वाई द कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी वोल्टेज, द कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी सप्लाई। अगर ये डीसी सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है बेसिकली, तो ये डीसी से चार्ज हो रहा है। एंड बहुत ध्यान समझिएगा, कैपेसिटर आपका जो है डीसी से चार्ज हो रहा है, मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि कैपेसिटर जो है ब्लॉक करता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ठीक है ना, और कैपेसिटर
कैपेसिटर पासेस द एसी, ध्यान समझिएगा कि कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक कर रहा है और एसी को यहां पर क्या कर रहा है, सप्लाई कर दे रहा है, फिर पासेस कर दे रहा है, ठीक है ना, पासेस द एसी। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप वो यहां पर देख सकते हैं द चार्ज विल नॉट प्रेजेंट हियर, द ओवरऑल चार्ज विल बिकम जीरो। इफ द ओवरऑल चार्ज बिकम जीरो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, यहां से यहां चार्ज आपके जो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे इन केस ऑफ द एसी, बट इन केस ऑफ द डीसी आपके चार्जेस जो है एक्यूमुलेट रहेंगे। इसका मतलब क्या रहेगा, उसको हम यहां पर बोल सकते हैं कि कैपेसिटर जो आपको जो डीसी को ब्लॉक किया है एंड द कैपेसिटर चार्जेस बिकॉज ऑफ द डीसी, कैपेसिटर आपको जो डीसी से चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, चार्जेस बाय द डीसी। इस बात को भी हमको जो है दिमाग में रखना है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को, अच्छा अब ये फॉर्मूला आप देखिएगा, Q इज डायरेक्ट टू V, मतलब क्या है, आपने जितना वोल्टेज को सप्लाई किया है उसी के हिसाब से आपके यहां पर जो चार्जेस भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मैं अगर यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। C is called as the capacitance, Q is called as the charge in the coulomb and V is called as the potential which is applied in the volts। तो C is equal to क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई V, कूलम्ब पर वोल्ट आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है फैराड में बोल सकते हैं। तो यहां पर जो कॉमर्शियल यूनिट है वो आपकी जो फैराड होती है, फैराड भी नहीं होती, बेसिकली हम लोग इसको जो माइक्रो फैराड में यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो फैराड में बेसिकली हमारी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है। आप अपने घर में देखे होंगे जो आपके घर में जो फैन लगा होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, आपके घर में जो आपका फैन लगा होता है वो कौन सा होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। उसमें आपका जो कैपेसिटर स्टार्ट लगा होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी होती है, बेसिकली फेज स्प्लिट करने के लिए वहां पर लगी होती है कि बिना फेज स्प्लिट किए वहां पर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए होता है, वो मशीन में आपको समझ में आएगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल फेज वाइंडिंग है तो वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए वहां पर आपके पास एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगाते हैं, दैट वाइंडिंग इज कॉल्ड एज द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो वहां पर आपके पास जो दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक वाइंडिंग ये हो गई मान लीजिए और एक वाइंडिंग ये हो गई, और दोनों वाइंडिंग को वहां पर हम लोग जो है क्या करते हैं, 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं। तो जब 90 डिग्री पे हम लोग जब प्लेस करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और आपका जो है इंडक्शन मोटर जो आपके जो घर में लगा वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाता है। वैसे आपका क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, ठीक है। वो सारी चीजें आप वहां पर जो है अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो वहां पर आपने जो देखा होगा, जो घर में जो आपके पास कैपेसिटर होता है उसको बेसिकली कंडेंसर ही बोलते हैं, और वो उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा जो है माइक्रोफैराड में आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो जो आपके माइक्रोफैराड है इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। तो यहां से आपको जो कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी कि यहां पर कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है और यहां पर ये कैसे कैसे काम कर सकता है, और ये किससे आपका चार्ज होता है और किससे आपका चार्ज नहीं होता। बिकॉज ऑफ द एसी इट इज नॉट चार्जिंग, बिकॉज ऑफ द डीसी इट स्टार्ट्स चार्जिंग। और अभी मैं जब यहां पर बताऊंगा आपको व्हाट इज द कैपेसिटर रिएक्टेंस, तो वहां से भी आपको ये बात जो है एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर मैं यहां पर जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के बारे में बात करता हूं तो V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर मैं इसको जो है टाइम के फंक्शन में लिखूं तो मुझको पता है कैपेसिटर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हम कभी भी टाइम के फंक्शन में नहीं लिखते हैं। मैंने आपको बताया था व्हाट वी आर टेकिंग, द रेजिस्टेंस, द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज ऑलवेज टाइम इंडिपेंडेंट, और वी कैन से इट इज टाइम इनवेरिएंट, बिकॉज इन केस ऑफ द सर्किट एनालिसिस वी टेक द टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स ओनली, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, Vt इज इक्वल टू, मैं यहां पर बोल सकता हूं कितना हो जाएगा, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IT और dt, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां से आपको जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी आप जो है निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, अगर मुझको यहां पर करंट निकालना तो फिर क्या करेंगे, मैं यहां पर C इंटू VT कर दूंगा, C इंटू VT विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटू dt। अगर मैं यहां से जो है इंटीग्रेशन साइन को हटाना चाहता हूं तो इधर क्या हो जाएगा सर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इट मींस दैट क्या हो जाएगा, IT विल बी इक्वल टू C dVT अपॉन dt, ठीक है, ये dt आपका जो है इधर कर दिया। तो करंट आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ द कैपेसिटर, द वोल्टेज एंड द करंट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द दिस फॉर्मूला, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
वोल्टेज और कैपेसिटर हम लोग ने यहां पर जो है फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको जो लाप्लास में लिखता तो फिर कैसे लिखता, ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैंने क्या लिखा है कि Vt इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटू dt। मैंने आपको बोला है कि लाप्लास में अगर आप लिखते हैं, बेसिकली एक्चुअली लाप्लास का मैं यहां पर क्यों जिक्र कर रहा हूं, हो सकता है कि आपने जो अभी सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा हो, तो बेसिकली लाप्लास का मैं आपको जो यूज बताऊंगा उसका बहुत ज्यादा यूज है इन केस ऑफ द ट्रांजिएंट, क्योंकि वो क्या होता है, इनिशियल कंडीशन को पहले ले लेता है। अगर आप ऐसे लेकर के चलेंगे टाइम डोमेन में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, बट it will be some lengthy or it will be some difficult to solve the equations with the differential equations. But in case of the Laplace systems, we have the in case of the Laplace systems, it will take care of the initial conditions automatically. वहां पर क्या होता है कि आपका इनिशियल कंडीशन अपने आप से आ जाता है, और इसलिए वहां पर सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो है बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि वहां पर एस डोमेन में होता है और वहां पर एस डोमेन हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहां पर टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं वो सारी चीजें आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं इसको लाप्लास में लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Vs विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/c। इंटीग्रेशन का जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कल, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज 1/s, डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज s, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सर, is हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि Vs विल बी इक्वल टू 1/sc इंटू is, ठीक है। इट विल बी कॉल्ड एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन केस ऑफ द लाप्लास डोमेन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर Vs अपॉन is विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/sc, ठीक है। आई थिंक्स इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द पावर अक्रॉस द कैपेसिटर, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि सर पावर अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू V इंटू I होता है। इतना तो आपको जो यहां पर ध्यान में है ही, तो ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू I। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको जो है V लिख देता हूं और करंट को मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू क्या होता है, C dV बाई dt, C dV बाई dt, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग को जो है पावर अक्रॉस द कैपेसिटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग जो है CV इंटू dV बाई dt, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक बार बताइए, अगर मुझको यहां पर एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर निकाल तो क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dt होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ। आपके घर में जो एनर्जी होती है, मतलब जो आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, दैट इज द जो आप बिल पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो आप किस में पे करते हैं, आप हमेशा उसको जो है पे करते हैं यूनिट में, 1 यूनिट 2 यूनिट। आपके घर में 100 यूनिट अगर जो बिजली खर्च हुई है तो 1 यूनिट का प्राइस अगर 6 रुपए है तो 100 का 600 हो गया, लाइक दैट। तो 1 यूनिट जो होता है वो आपका बेसिकली कितना होता है, 1 यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है ना। तो किलोवाट जो हो रहा है ये आपका बेसिकली क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ द पावर एंड आवर इज द यूनिट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी। इसीलिए आपके घर में जो मीटर लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं। और ध्यान समझिए, बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि आप जो भी यहां पर जो भी आप पैसा पे कर रहे हैं वो सिर्फ किलोवाट आवर का पे कर रहे हैं। तो बेसिकली आप सिर्फ एक्टिव पावर के कंजप्शन का पैसा पे करते हैं। आगे चल करके आपको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में समझ में आएगा। बस आप इतना समझिएगा कि एक्टिव पावर की यूनिट हमेशा वाट किलोवाट में होती है और रिएक्टिव पावर की यूनिट हमेशा जो है वार्स में होती है, ठीक है ना। वार्स में होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। वो सारी चीजें वहां पर आगे आने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ एक्टिव पावर का पेमेंट कर रहे हैं, आप रिएक्टिव पावर का पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि घर में रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है। बट इन केस ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड्स, इंडस्ट्रियल जहां पे लोड्स लगे होते हैं वहां पर रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम हो रहा होता है, तो वहां पर रिएक्टिव पावर की बिलिंग अलग से होती है इन केस ऑफ द इंडस्ट्रीज। बट आप अपने घर में सिर्फ एक्टिव पावर की बिलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, इसीलिए वहां पर जो है आपका आता है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, और वो भी किस में होता है, किलोवाट आवर में होता है। बहुत अच्छी बात है, दिमाग में ध्यान में रखिएगा, बहुत बार इंटरव्यू से पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप समझिएगा। तो यहां से क्या आपको हो गया कि एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dt हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको उठा करके यहां पर जो पुट कर सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर की जगह C इंटू V इंटू dV डिवाइड बाई dt। सर C इज द कांस्टेंट, वी नो दैट द C इज कांस्टेंट, वी कैन टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। इट मींस दैट कि क्या हो जाएगा, C हो जाएगा C इंटीग्रेशन ऑफ
v इंटू dv बाई dt, ठीक है, इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, p इंटू dt भी है, तो dt भी यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt dt आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू dt यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, dt dt आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, c इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv हो गया सर, c हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv क्या होता है सर, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है, तो कितना हो गया सर, हाफ c v स्क्वायर। This is the energy consumed by the capacitor and the energy will always be in the form of electric field, ठीक है, और the electrostatic field. I hope it is very much clear to you because it is a very basic in nature. Okay, so ये चीजें आपको जो है क्लियर हो गई कि यहां पर जो है एनर्जी जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ द कैपेसिटर। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपको ये सारी चीजों का जो है नोट्स है, अगर आपको जो लेना है तो आप ऐप में जा करके वहां से आप जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग के ऐप में जाएंगे और वहां से आप जो है नोट्स को पहले भी देख सकते हैं और पढ़ के आएंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और अगर आपको जो पहले नहीं मिल रहा होगा तो थोड़ी दिन के बाद मिल जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए नोट्स, लेकिन अपडेट होते रहते हैं वहां पे, तो नोट्स आप जो है देखते रहिए वहां से, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऑनलाइन इंजीनियरिंग के ऐप में जाना है और वहां पर जाकर आप जो है नेटवर्क थ्योरी में देख सकते हैं, वहां पर नोट्स भी प्रेजेंट होंगे और क्विजेस भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहां पर क्विज भी आएगा। अभी इसके बाद हम लोग जब केवल केसल हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और अच्छे से बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो एनर्जी जो आ रही है अक्रॉस द कैपेसिटर कितनी आ रही है, एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि यहां पर Q इज इक्वल टू क्या है सर, अभी आपने बताया है Q इज इक्वल टू कितना होता है, C इंटू वी होता है सर, ठीक है। तो क्या मैं इसको उठा करके सर यहां पर भी पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं सर। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ C इंटू वी, C इंटू वी इज कॉल्ड एज द चार्ज, इट मींस दैट C V इंटू V, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज C इंटू V इज इक्वल टू Q इंटू V, एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ Q इंटू V। This is also one form of the energy which is stored in the capacitor. Clear है, सही है। अच्छा, V को मैं यहां से लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, V can also be written as V is equal to Q divide by C। तो इसको भी उठा करके मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू Q एंड V can be written as Q divide by C, Q divide by C, it means that half into Q square divide by C। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी के यहां पर जो है कैपेसिटर में हमने जो है 3 फॉर्म पढ़ लिए, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। 3 फॉर्म हमारे पास यहां पर हो गए, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, कैपेसिटर बेसिकली आपका जो है चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ द इंडक्टर व्हाट, इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट, ठीक है। इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट का अपोज करता है, और कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। मतलब क्या है, अगर आप इंस्टेंटली वोल्टेज को चेंज करेंगे तो कैपेसिटर उस चीज को अपोज करता है। क्यों ऐसा करता है, वैसे क्यों ऐसा करता है, क्यों यहां पर जो है वो आपका चेंज का अपोज करता है, बिकॉज जब एक बार यहां पर चार्ज हो जाता है तो वो एक तरह से इनर्शिया में आ जाता है। ध्यान समझिएगा, जैसे सपोज दैट कि आप जो है कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है, तो सेम एज इट इज क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक बार जो चार्ज हो गया तो चार्ज होकर के अब ये स्टेबल स्टेट में है, अब आप इसको जो है दोबारा आप इसके चार्ज को चेंज करना चाहेंगे तो इसके अंदर इनर्शियल फोर्स आएगा, इनर्शियल आपका जो आएगा वो इनर्शिया जो होगा वो क्या करेगा, बेसिकली अपोज करेगा, कुछ देर तक अपोज करेगा कि भाई जो है वो सही है, अब इसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए आपकी जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर इसको जो है चेंज होना पड़ेगा, बस यही सिस्टम होता है। इंडक्टर में भी यही होता है और यहां पर कैपेसिटर में होता है। अच्छा, कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में बताता हूं मैं। इंडक्टर को बहुत लोग जो है, इंटर का भी क्वेश्चन है यहां पर, इंडक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडक्टर आपका जो चेंज इन करंट का अपोज करता है, कैसे करता है, सोचेगा इस चीज को, और आप इस चीज का आंसर मुझको जो डिस्क्रिप्शन वहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो लिख के बताइएगा कि वाई इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट, ठीक है। इस चीज का बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है, सटीक आएगा। और इसका मैं आपको एक हिंट देता हूं, इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ का टर्म आता है, ठीक है ना, एक बैक ईएमएफ का एक टर्म आता है, वो टर्म की वजह से इंडक्टर आपका जो है चेंज इन
करंट का अपोज करता है। तो उस चीज को अगर आपको जो समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। और इसका मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप जो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि व्हाई द इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट। ठीक है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये आपका जो कैपेसिटर क्या करता है, अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, अगर ये यहां पर चेंज इन वोल्टेज का अपोज कर रहा है तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज अगर आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dv by dt विल बी इक्वल टू dv by dt विल बी इक्वल टू 0, dv by dt विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, करंट विल बी इक्वल टू कितना होगा, I इज इक्वल टू c इंटू dv by dt। इट मींस दैट द करंट विल बी इक्वल टू 0। करंट आपका जीरो कब होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। करंट मैंने आपको बोल दिया कि करंट यहां पर कैपेसिटर में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब आपका जीरो होगा, जब dv by dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। dv by dt आपका जीरो कब होगा, चेंज इन वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0 कब होगा, जब वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, मतलब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। डीसी में देखिए आपने इसको जो है सबसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में इसके पास कुछ नहीं था, आपने इसको जो है चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली ये आपका जो फुल चार्ज हो गया, जब ये फुल चार्ज होगा तो फिर यहां पर क्या होगी, करंट आपकी जो है जीरो हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ठीक है, दैट इज द फाइनल कंडीशन, वी कैन ऑल्सो से दैट द फाइनल कंडीशन, स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो वहां पर करंट आपकी जो है जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका जो है अब वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। डीवी बाई डी टी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। वोल्टेज आपका फाइनली V हो चुका है, वोल्टेज का चेंज अब नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, dv by dt इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट द करंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसका मतलब समझिएगा, एक और टर्म समझिएगा, चीजें को थोड़ा थोड़ा करके क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, इंडक्टर जो आपका बेसिकली क्या होता है, सॉरी, कैपेसिटर आपका जो है बेसिकली क्या होता है, ये इसमें बेसिकली क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इसके बीच में क्या होता है सर, इसके बीच में हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक। इसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक हम लोग जो है पुट करते हैं। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल्स होते हैं। ध्यान समझिएगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होते हैं, आपके पास डाइपोल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपके डाइपोल्स होते हैं वो आपके जो बेसिकली कैसे होते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे पास यहां पर एक यहां पर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, डाइपोल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट, इसका मतलब क्या, डाइपोल्स भी उसी डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर बोलता हूं कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर आपके पास क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। वैसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल्स होते हैं। अब डाइपोल्स के अंदर अपनी एक जो चार्ज होती है, हो सकता है कि वो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, वहां पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। आपने जो है डाइलेक्ट्रिक को चार्ज कर दिया, क्योंकि भाई कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वो किस में स्टोर कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही स्टोर कर रहा है अपनी एनर्जी को। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आपका क्या हो रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने जो है, ध्यान समझिएगा, आपने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। आपके दिमाग में खुराफात आ गया, आपने क्या कर दिया, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। आपने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव इधर हो गया और नेगेटिव इधर हो गया। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहां पर कैपेसिटर रिवर्स से चार्ज होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर पहले पॉजिटिव यहां पर था तो पॉजिटिव यहां पर था और नेगेटिव यहां पर था। अब अगर मैं यहां पर चेंज करूं तो पॉजिटिव इज हियर, इट मींस दैट दिस प्लेट शुड बी पॉजिटिव चार्ज नाउ। ठीक है, तो ये प्लेट अब जो है पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये जो डाइपोल्स हैं ये अपने डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां 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 पॉजिटिव, ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपका एक लॉस क्रिएट हो रहा है। दिस लॉस इज कॉल्ड एज, क्योंकि आप जब मूवमेंट करवा रहे हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है, फेज शिफ्ट होने में कुछ एनर्जी तो भाई लेगा ना, बिना एनर्जी के लिए वो अपना जो है फेज शिफ्ट तो करेगा नहीं। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी लेगा। दैट एनर्जी और द लॉस इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक लॉस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं। और इसका बहुत अच्छे से जिक्र होता है इन केस ऑफ द मेजरमेंट। डाइलेक्ट्रिक लॉस आप जो कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर
आपने मेजरमेंट में इसमें ब्रिजेस के अंदर इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि आपके जो है लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉस कैसे निकालते हैं, और डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए हमारे पास कौन सा ब्रिज होता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें वहां से क्लियर होती हैं। तो ठीक है, तो डाइपोल्स हो गए। अब देखिएगा इसका मतलब समझिएगा, नेक्स्ट बात समझिएगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि यहां पर कैपेसिटर हो गया और कैपेसिटर के अंदर क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। क्लियर है। अब फिर से एक बार कैपेसिटर बना देता हूं और इसके अंदर मैं जो डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दूंगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये क्या हो गया, आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक हो गया। अगर मैं इसका जो कैपेसिटेंस पूछता हूं तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू A डिवाइड बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये आपका जो पैरेलल प्लेट है और इसका जो कैपेसिटेंस आता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर A डिवाइड बाई D, ठीक है ना। यहां समझिएगा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ध्यान समझिएगा, 8.854। बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज, ऐसा सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बातें, लेकिन लोग गलती करते हैं। 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड पर मीटर। यहां पर मैंने लिखा फैरेड पर मीटर। फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग इट्स यूनिट एज द फैरेड पर मीटर, दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन। From where I am getting its unit is farad per meter. We can find it out with this. देखिएगा, ये क्या है, C is called as the capacitance, epsilon naught is called as the absolute permittivity of air or vacuum, ठीक है बस। तो यहां पर हम लोग यहां पर ये चीज देख चुके हैं कि आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम होता है। अब यहां पर जो फैरेड पर मीटर कैसे आ रहा है उस चीज को भी जो डिफाइन करने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोग यहां पर ये देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस यहां पर जो है बेसिकली हम लोग यहां पर कैसे निकालना है ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, आपके पास क्या है, अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो C इज इक्वल टू कितना मैं बोल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर A by D, where A is what, A is the area of the plates and what is the D is the distance between the plates। तो C is equal to कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू A डिवाइड बाय D, where A is the area of the plate and D is equal to distance between the plates। बात क्लियर है। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर यहां पर आ रहा है, जो नया टर्म है उसको भी जो डिफाइन करता हूं, ध्यान समझिएगा। एप्सिलॉन आर क्या होता है बेसिकली, ध्यान समझिएगा इस चीज को। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी जो यूनिट होती है यूनिट लेस होता है, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। इट्स वैल्यू इज 1 फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां पर एक और नया टर्म लेकर आ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ किसका होगा, किसी मीडियम का होगा, ऑफ ए मीडियम। ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी मीडियम का आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। इट इज अ कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन आर, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर द एप्सिलॉन is defined as the absolute permittivity of medium and the medium is air. It means that air divided by air, it means that its value will be 1. So I hope it is very easily understandable to you that what is the value of the epsilon r for air or vacuum. बात क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मुझको जो है यूनिट फाइंड आउट करना है कि यहां पर यूनिट आपका जो है एप्सिलॉन नॉट का जो मैंने लिखा है फैरेड पर मीटर। सर ये कहां से आ गया, बहुत दिक्कत वाली बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि फैरेड पर मीटर कहां से आता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मैं कंफ्यूज भी बहुत बार हुआ हूं। तो यहां से आप चीजों को
क्लियर कर लेंगे। देखिएगा अब यहां पर क्या हो गया कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, C इज इक्वल टू क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू A डिवाइड बाय D। कैपेसिटेंस हमेशा किस में होता है सर, फैरेड में होता है, और यहां पर D को इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया सर, मीटर हो गया, और यहां पर A को नीचे लेके आए तो सर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। इसका तो सर कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको हटा देता हूं, तो कितना हो गया सर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो गया सर वो क्या हो गया, फैरेड पर मीटर आ गया। सर मुझको एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल ही याद हो गया, दिक्कत नहीं है सर। एप्सिलॉन नॉट हमेशा किस में होगा, फैरेड पर मीटर में होगा। बात क्लियर है। तो कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r A by D। अब यहां पर जो आपने जो डाइलेक्ट्रिक यूज किया है वो आपका यहां पर एप्सिलॉन r पे जो है डिपेंड करता है बेसिकली। अब यहां पर डिफरेंट मटेरियल्स, अगर मान लीजिए यहां पर कुछ भी नहीं होता, लेट अस टेक के बीच में एयर होता तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 रखते। अगर मान लीजिए कोई आप मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, लेट अस टेक कि आपने जो है वहां पर रबर यूज किया है, या फिर सपोज दैट कि प्लास्टिक यूज किया है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, सिरेमिक यूज कर सकते हैं, या फिर पेपर यूज कर सकते हैं, जो भी यहां पर इंसुलेटर की तरह काम करता है उसको आप यूज कर सकते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक। बात क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक यहां पर जब भी हम लोग यूज करते हैं तो एप्सिलॉन r आपका जो है डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है। तो एयर अगर यूज किया तो एयर का वहां पर 1 है, आपने पेपर यूज किया हो तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर जो है एप्सिलॉन r विल बी डिफरेंट, that is the relative permittivity will be different, and if you are using ceramic it will be different। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज किया है तो यहां पर बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सारे मटेरियल्स का यहां पर जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द चेंजिंग इन द डाइलेक्ट्रिक्स व्हाट यू आर यूजिंग। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो यहां पर क्या हो गया, आपको कैपेसिटेंस में काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, कुछ चीजें क्लियर हो गई कि एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन r क्या होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हाँ तो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और बचा है, दैट इज कॉल्ड एज द क्या बचा है मेरे पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान समझिएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बेसिकली हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको एक्सी से दिखाते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब यहां पर क्या है, कैपेसिटर अगर आपके पास है तो एक्सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई ओमेगा सी हो गया। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है सर, ओमेगा एल होता है, और एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम, ठीक है, ओम इज द यूनिट। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई ओमेगा सी हो गया। फॉर द डीसी, अगर यहां पर डीसी लिया तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। ध्यान से समझिएगा, वैसे भी ये सारे फॉर्मुलेस आगे भी आएंगे बट यहां पर समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होगा, 2 पाई एफ इंटू सी हो गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इनफाइनाइट आ जाएगा। फॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट फॉर डीसी इट इज हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब क्या, डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कब करेगा सर, जब वो फुल्ली चार्ज हो चुका होगा सर, तभी वहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, दैट इज इन द स्टेडी स्टेट, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि डीसी को ये जो ब्लॉक कर रहा है, डीसी को ये पास नहीं होने दे रहा है, तो डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह जो बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है सर, ओपन है। R इज इक्वल टू, अगर कहीं पर भी इनफाइनाइट लिखा है इसका मतलब क्या है, दैट इज द ओपन सर्किट। एंड R इज इक्वल टू, अगर यहां पर जो है 0 लिखा है तो दैट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट सर्किट। सर ये क्या है, ओपन सर्किट, और ये क्या आपके पास जो है शॉर्ट सर्किट है। तो रिएक्टेंस जो आपका आ रहा है दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मीन्स दैट इट इज द ओपन सर्किट for what, for the DC supply, for the DC supply it is the open circuit. What is for the AC, next is what is for the AC। तो हमारे पास देखिएगा AC के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो AC के लिए हम लोग यहाँ पर जो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा अगर AC के बारे में हम लोग बात करेंगे तो AC में हमारे पास क्या होता है, AC में हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कुछ होती है। तो XC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर 50 भी रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50 इंटू सी। तो कुछ वैल्यू आएगी, मतलब क्या, समथिंग ओम विल बी प्रेजेंट, समथिंग ओम विल बी प्रेजेंट। मतलब क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर जो है
AC को पास कर रहा है, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, बट फॉर द DC इट बिहेव्स एज द ओपन सर्किट और इट ब्लॉक्स द DC वोल्टेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं और मैंने काफी कुछ आपको जो है बता दिया इन केस ऑफ द कैपेसिटर क्या क्या होता है। ठीक है ना, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर वो जो पढ़ते हैं